नमस्कार साथियों, मिनर्वा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज का ये हमारा वीडियो नाथ पब्लिकेशन की ओर से हाल ही में जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था का दूसरा अपडेटेड संस्करण मार्केट में आया है उसके ऊपर है। इस पुस्तक में जो राजस्थान की परीक्षाएं होती है, चाहे उसे आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया हो, चाहे फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया हो, या फिर इसके अलावा भी जो परीक्षाएं होती है उनमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका संग्रह इस पुस्तक के अंतर्गत आपको मिलेगा। उन प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या मिलेगी जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दूं, इस पुस्तक को लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश भास्कर ने और विकास सिलाइस सर ने। इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है और किस प्रकार से यह आपके लिए उपयोगी है, किस प्रकार से आपका सारा जो टॉपिक होगा, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, सचिवालय हो, चाहे राज्य स्तर का कोई आयोग हो, जो भी है, राज्य की जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उन सब को अच्छे से जो भी पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उन सब का एक शानदार संग्रह इस पुस्तक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी एक एक पेज जो भी टॉपिक हैं विषयवार उनको दिखाऊंगा और एक एक पेज आपको दिखाऊंगा ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि ये पुस्तक आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। क्योंकि मार्केट में खूब सारी पुस्तकें आती हैं इस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या सहित। तो फिर आपको डिसाइड करना है इस पुस्तक को देखने के बाद कि ये पुस्तक आपके लिए कितनी उपयोगी है। ये जो विषय सूची है आप इसमें देख सकेंगे कि जो पहला बिंदु है राज्यपाल, तो राज्यपाल में एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक, यानी हर एक प्रश्न जो परीक्षाओं में आया है वो प्रश्न और उसके नीचे व्याख्या। अगर एक ही प्रश्न किसी परीक्षाओं में या अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है तो उनकी व्याख्या आपको एक जगह मिल जाएगी। तो उन सब की अच्छे से संपूर्ण व्याख्या आपको इस प्रश्न के अंदर मिलेगी। दूसरा जो बिंदु है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, 26 से लेकर 46 नंबर पेज तक। फिर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का विवरण है। फिर राज्य विधानमंडल और उसके पश्चात ये आप इम्पोर्टेंट देखेंगे क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ें होती हर एक परीक्षा में आती है, लेकिन विशेष क्या है इस पुस्तक में आपको विशेष चीज़ें ये देखने को मिलेगी कि राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में, तो राजस्थान के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा उसका जो जिक्र इसके अंदर है, उनके संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उल्लेख है। फिर है संविधान सभा राजस्थान के संदर्भ में, जब भारत का संविधान बना तो उस समय राजस्थान की क्या भागीदारी थी, क्या रोल था, तो उसके भी जो प्रश्न बनते हैं उनका भी विवरण और उन प्रश्नों का उल्लेख इसके अंतर्गत है। उच्च न्यायालय, पंचायती राज, फिर आप देखेंगे स्थानीय नगरीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है राज्य सचिवालय या मुख्य सचिव, जिला प्रशासन अधीनस्थ न्यायालय, लोकायुक्त से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी भी व्याख्या इसके अंदर मिलेगी आपको। राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इससे भी जुड़े प्रश्न आपको आरएएस जैसी परीक्षाओं में या फिर सब इंस्पेक्टर जैसी परीक्षाओं में इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो फिर ये सारी जो आपको ये सारणी दिख रही है इसमें जो भी प्रश्न हैं इनसे संबंधित आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर अन्य संस्था द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका उल्लेख, उनका वर्णन, व्याख्या सहित वो प्रश्न आपके समक्ष इस पुस्तक में दिए गए हैं। पहला बिंदु है, ये पहला टॉपिक है आपका राज्यपाल में आप पहला प्रश्न देखेंगे। मैं कुछ
हर एक टॉपिक के एक एक दो दो प्रश्न बताऊंगा आपको और नीचे उसकी व्याख्या भी बताऊंगा, जिक्र करूंगा उसका। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न अभी फिलहाल जो परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2024 को, इसमें आया हुआ प्रश्न है। तो फिर इसकी भी, इन प्रश्नों को भी लेटेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है उसको भी शामिल इसमें किया गया है। पहला है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। दूसरा है, ये राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो फिर सही उत्तर का चयन करना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें इन तीनों में से कौन सा सही है उसका आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर उसका आंसर तो एक बार इन्होंने दे दिया कि भाई केवल एक सही है कि ये जो अवधि है राष्ट्रपति शासन की ये सही है। उसके पश्चात अब आपने राष्ट्रपति शासन देख लिया, तो अब इन्होंने क्या किया है आपके लिए, ये सारा पहला राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन, इन सब का वर्णन इसमें कर दिया है। पहला राष्ट्रपति शासन की यह अवधि 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल के मध्य, और उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और जो हटाया गया था राष्ट्रपति शासन तो उस समय सरदार हुकम सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल थे। दूसरे जो राष्ट्रपति शासन था दूसरा जब लागू हुआ तो इसकी अवधि ये रही 1977 में 30 अप्रैल से 21 जून तक। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे, और जब दूसरे राष्ट्रपति शासन को हटाया गया उस समय आपके राज्यपाल थे राजस्थान के रघुकुल तिलक। इसी प्रकार से आप इस तरफ ये प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। ये RAS प्री एग्जाम 2023 में आया है। तो ये किन की सिफारिश पर किया गया, तो इसका उत्तर सही आपने देखा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सिफारिश की थी, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना, और इन्होंने ये व्यवस्था की कि जो राज प्रमुख का पद है उसे समाप्त किया जाए, इसकी जगह राज्यपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या भी इन्होंने नीचे की है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया, और राज प्रमुख के स्थान पर प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को। अगला है, राजस्थान के राज्यपालों की सूची और महत्वपूर्ण तथ्य भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। जैसे ही आपका राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्नों का पूरा जो कलेक्शन था वो समाप्त हुआ, उसके पश्चात इन्होंने क्या किया है आपके लिए, ये जो सभी राज्यपाल हुए हैं अभी तक, सभी राज्यपाल हुए हैं, उनका नाम, कार्यकाल और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं और बारंबार अनेकों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका भी इन्होंने इसमें विशेष रूप से उल्लेख कर दिया। दूसरा बिंदु है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, तो इसमें भी जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये 3 कथन इन्होंने दे दिए, 4 कथन, और 5वां आपको पता है, 5वां ऑप्शन RPSC द्वारा शुरू किया गया है कि अगर कोई अटेंड नहीं कर रहा तो इसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो पहला कथन है, 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। फिर अगला है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, और ये अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपको गलत कथन छांटना है, तो गलत कथन है आपका दूसरा ऑप्शन, क्योंकि
जो 91वें संविधान संशोधन हुआ, इसमें मंत्री परिषद के आकार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें महिला मंत्रियों की कितनी संख्या होगी इस प्रकार का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया था। तो फिर ये आपका प्रश्न गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। व्याख्या में देखें तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया, जिसके तहत राज्य में मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा, जो भी मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होगा। लेकिन न्यूनतम मंत्रियों की संख्या भी 12 निर्धारित की गई, 12 से मंत्री कम भी नहीं होने चाहिए। तो फिर राजस्थान में आप देखेंगे 200 विधानसभा सदस्य हैं और इनका 15% 30 सदस्य बनते हैं मुख्यमंत्री सहित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद ये क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? हाँ ठीक है, इसमें कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर मुख्यमंत्री किस पद पर नहीं बैठता है? तो फिर आप ये देखेंगे, और ये CUT 10+2 2023 में आया हुआ है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इस पद पर क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ग्रहण करता है ये पद? तो ये राजस्थान का मुख्यमंत्री इस पर नहीं बैठता है, इस पर बैठता है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है, वो उनके लिए है। तो फिर ये आपका प्रथम बार में ही आपको मिल जाएगा कि ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों पद मुख्यमंत्री के लिए हैं, लेकिन ये पद मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। नीचे आपको व्याख्या भी मिलेगी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। अंतर राज्य परिषद, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये स्वतः ही मुख्यमंत्री के लिए इसमें पद शामिल हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्यों को देखें तो सभी जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के, वो भी शामिल होते हैं। विधानसभाओं वाले राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी, तो फिर वो भी इसमें शामिल हैं, उसके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग के सदस्य भी और विधानसभाओं के बिना संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति, इसका तो अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री होता ही है। मुख्यमंत्री से जुड़े प्रश्नों के पश्चात इन्होंने राज्यपाल के, जिस प्रकार से राज्यपाल की जो सूची दे रखी थी राज्यपालों की, तो उसमें मुख्यमंत्रियों की भी इसी प्रकार से सूची दे रखी है। जैसे आपका हीरालाल शास्त्री का कार्यकाल बता दिया और ये विशेष तथ्य जो मुख्य तथ्य हैं उसका भी जिक्र कर दिया कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि मनोनीत थे। फिर आपके CS वेंकटाचार्य का कार्यकाल बताया और फिर ये बताया कि ICS अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। फिर जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और इसी प्रकार से फिलहाल जो वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा है उन तक का सारा विवरण आपको मिल जाएगा। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इनके प्रश्न, तो इनका प्रश्न देखते हैं आप। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये प्रश्न आया है आपके RPSC सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ 21 दिसंबर 2022 हो गए हैं। जो भी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है उस समय ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो फिर आपको इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इसमें नीचे व्याख्या भी दे दी कि अनुच्छेद 177 बता दिया कि सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार इसमें है और इसमें महाधिवक्ता आपके अनुच्छेद 177 के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला टॉपिक है आपका राज्य विधानमंडल। तो इन्होंने ऐसा किया है कि आपको सबसे पहले जो 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है, 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है, तो इसमें इस विधानसभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं
उन सब का इसमें जिक्र कर दिया कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया, वो भी सारी बातें बता दी। कौन कहाँ से जीत के आया, किस दल को कितने वोट मिले या फिर कितनी सीट मिली, उन सब का जिक्र है। और आगे जो प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में आए उनका भी जिक्र इन्होंने किया है। उसके साथ जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी। कि भाई जो सुमित्रा सिंह थी वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रथम महिला थी राजस्थान की, लेकिन कौन सी विधानसभा में वो प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में बनी या फिर स्वयं ने वो पद ग्रहण किया, तो कौन सी विधानसभा थी वो विधानसभा थी 12वीं विधानसभा। कौन सी? 12वीं विधानसभा में उन्होंने ये पद ग्रहण किया था। और 12वीं विधानसभा का कार्यकाल आपके 2003 से 2008 के मध्य था। ये पूरी व्याख्या हो गई उस चीज़ की। 12वीं विधानसभा 2003 से 8, अध्यक्ष सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, और उसी समय राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी जाती है। फिर नोट के रूप में दे दिया कि राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जो ये तीनों ही 12वीं विधानसभा में बनी थी। तो 12वीं विधानसभा के कार्यकाल के समय ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखा गया था। दूसरा प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, ये अभी आया है CET 10+2 में। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से या नामांकन से, तो ये किस प्रकार से होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव दो तरीके से होता है, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से और नामांकन से होता है। तो फिर आपका आंसर सही होगा 2 और 3। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और नीचे जो सारी बात का जिक्र आपको इसमें कर दिया है व्याख्या करके 177 के तहत कि अनुच्छेद 177 विधानसभा की संरचना इन्होंने बता दी। फिर 177(1) विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। इन्होंने बताया कि विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 सदस्यों से कम भी नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 171(2) में क्या है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्य कोई प्रावधान नहीं करती है तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 173(3) के दिए अनुसार होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने सारे जो डाउट होते हैं एक प्रश्न पढ़ने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि इसकी और व्याख्या क्या होगी या फिर और जानकारी विद्यार्थी कलेक्ट करने का प्रयास करता है, तो फिर वो सारी जानकारी इस पुस्तक के अंतर्गत आपको दी गई है। तो ये देखें आप, जिस प्रकार से राज्य में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न है उनका भी उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी, तो ये CET ग्रेजुएशन लेवल में आया था ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा शारदा भार्गव। अब इन्होंने व्याख्या के रूप में सारी चीज जिक्र कर दी महिलाओं से संबंधित जो भी प्रथम है। तो पहला फैक्ट है, राजस्थान में पहली महिला सांसद शारदा भार्गव ये राज्यसभा के रूप में थी। तो आपको ध्यान रखना, राज्यसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी, शारदा भार्गव। दूसरा फैक्ट है, राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी थी। 1962 में स्वतंत्र पार्टी से जयपुर लोकसभा से चुनी गई थी। तो आपको गायत्री देवी की पार्टी और लोकसभा क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। ये आपको अन्य पुस्तकों में इस प्रकार की जानकारियां कम मिलती है, तो फिर वो सारा जिक्र इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। अगला है, राजस्थान में पहली महिला जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुई, प्रथम महिला कौन थी जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, तो वो थी आपकी गिरिजा व्यास। कौन थी? गिरिजा व्यास। ये 1991 से 1993 तक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में प्रथम राजस्थान की महिला थी जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुई। कैबिनेट नहीं, सॉरी, मंत्रिपरिषद में शामिल हुई थी। अगला है, राजस्थान से अनुसूचित जाति से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, तो ये थी सुशीला बंगारू। 2004 से जालोर सिरोही से ये प्रथम SC सांसद थी
जो कि जालोर और सिरोही से चुनी जाती है। फिर प्रथम राजस्थान की एसटी महिला जो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी जाती है तो वो थी उषा मीना। 1996 में सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से ये निर्वाचित होती है। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न है, जैसे राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं, सांसद है, ये जेल परेड 2017, राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ प्रश्न है, उसको भी यहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल है। फैक्चुअल में आपको व्याख्या की ज़रूरत होती नहीं है। जो तथ्यात्मक इसमें आपको पता हो, फैक्ट है सीधे सीधे कि भाई कितने सांसद हैं, तो सबको पता है 25 सांसद है। अब सांसदों का जिक्र करना या फिर लोकसभा क्षेत्रों का नाम लिखना है कोई औचित्य है नहीं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बनता है वो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर जिक्र किया है। जैसे ये आप देखेंगे कि 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितने सीटें थी, तो प्रथम चुनाव में राजस्थान में कुल 20 सीटें थी और फिर नीचे इसकी व्याख्या कर दी है उस चुनाव की। अगला जो बिंदु है संविधान सभा, और संविधान सभा में राजस्थान की क्या स्थिति थी, तो इसका भी इन्होंने अलग से एक टॉपिक बनाकर उन प्रश्नों को अलग से एक टॉपिक में रखा है और उनकी व्याख्या भी इन्होंने इस पुस्तक में कर दी है। प्रश्न आया था जैसे CET 10+2 में 2023 में एक प्रश्न आया है संविधान सभा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति वाले सवाल से, टॉपिक से। इसका प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। कौन भाई प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे संविधान निर्मात्री सभा में, तो इसका आपको इनमें ऑप्शन आप देखेंगे जीव नारायण मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर आपके हीरालाल शास्त्री था। और नीचे इन्होंने व्याख्या भी दे दी है। व्याख्या में साफ लिख दिया है कि संविधान सभा में राजस्थान से 12 प्रतिनिधि थे, जिनमें 11 प्रतिनिधि रियासतों से, 1 प्रतिनिधि अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो प्रश्न जिस प्रकार से इन्होंने ये विवरण दिया है कि 12 में से 1 अजमेर मेरवाड़ा से भी थे, तो इस प्रकार से भविष्य में भी इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा से कितने प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में थे, तो फिर उसका सही आंसर आपका 1 होगा। और ये जो 12 सदस्य थे उनका नाम और किस क्षेत्र से थे, किस रियासत से थे, वो भी जिक्र इन्होंने कर दिया है इस प्रश्न के अंदर। अगला एक प्रश्न आया था पिछली बार वन रक्षक में, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे राजस्थान से, तो BT कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो यहाँ आपको BT कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री आपको जयपुर से दिखाई दे रहे हैं, जय नारायण व्यास आपको जोधपुर से दिखाई दे रहे हैं और BT कृष्णमाचारी जयपुर से। तो फिर JB कृपलानी राजस्थान से संविधान सभा में शामिल सदस्य नहीं थे। इसी प्रकार से आप ये जैसे ये उच्च न्यायालय का देखेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से जो प्रश्न आए हैं उन सबको शामिल कर लिया गया है इसके अंतर्गत और अच्छे से व्याख्या की गई है। मेरे हिसाब से ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी पुस्तक है, ये आपको परचेज करनी चाहिए। ये पंचायती राज, क्योंकि सीधा जो कवर पेज है, आपको कवर पेज नहीं दिखाकर इस वीडियो के अंतर्गत एक एक टॉपिक के प्रश्नों को भी दिखाया गया है। आप अच्छे से, मैं अभी रोक रहा हूँ इनको, स्लाइड को जल्दी से फास्ट नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप आराम से इन प्रश्नों को देख सकते हैं, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। आपको आपके साथ धोखा नहीं होगा। जिस प्रकार से इस पुस्तक में जो सारा विवरण है, ये पंचायती राज ग्राम सभा से संबंधित जो सारे अनुच्छेद हैं आप देखेंगे, आपको इस प्रकार का कलेक्शन हर किसी पुस्तक में मिलता नहीं है। ये सारा विवरण, सारा वर्णन आपको इस व्याख्या में मिल गया। जो प्रश्न है इससे संबंधित, इसमें अब इन्होंने सारा वर्णन दे दिया। पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, ये सब आपको मिलेगा इसके अंतर्गत। वित्त आयोग,
पंचायतों का लेखा परीक्षण, सब आपको इसमें मिल जाएगा आराम से। ये राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रश्न है, कौन कौन अध्यक्ष बने, आयुक्त कौन कौन बने, मुख्य आयुक्त, उनका भी विवरण है पूरा, आप आराम से देख सकेंगे। ये सारे प्रश्न हैं, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, ये आपके आरएएस प्री 2023, ये आरएएस प्री 2021, सब जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं होती है उनमें जो सारे सवाल आए हैं उन सब का इसके अंतर्गत विवरण है। आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस पुस्तक के संबंध में मेरा व्यू है कि आपको ये प्रश्न ये प्रश्नों की जो ये किताब है इसको आप विशेष रूप से परचेज करना चाहिए। अगर आप राजस्थान से संबंधित आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको राजस्थान की राजव्यवस्था से संबंधित जो पुराने प्रश्नों का संग्रह है, इस पुस्तक से बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए और ये रिव्यू के लिए है, आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको कोई सीधा कवर पेज दिखाकर अच्छी बताए किताब, ऐसा नहीं है। क्योंकि कवर पेज के अलावा अंदर के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अंदर के जो सारे प्रश्न हैं वो आपको दिखाए गए हैं। तो फिर आपको विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी पुस्तक खरीदनी है। सही और गलत, कौन से अच्छे प्रश्न हैं, कौन से गलत प्रश्न हैं, या फिर कौन सी पुस्तिका अच्छी है, वो सब आपको ध्यान रखना है। तो जो ये पुस्तक है इसकी आपको नेट फिक्स रेट है 150 रुपये में ये आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। और ये दोनों लेखक हैं, इन लेखकों का भी आपके समक्ष विवरण है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दूसरे जो अध्यापक हैं। तो फिर इनका निरंतर इस क्षेत्र से इनका लंबा एक्सपीरियंस है और इन्होंने सारी जो कमियां होती है उनको दूर करके इस पुस्तक का लेखन किया है, इस पुस्तक को इन्होंने तैयार किया है। तो आपको ये पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए, राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित। और फिलहाल जो नाथ पब्लिकेशन की जो ऑथेंटिसिटी है, प्रमाणिक किताबें आती हैं इनकी, उन्हीं में एक और इम्पोर्टेंट किताब इनकी ये भी है, राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसमें ये वैसे प्रैक्टिस के लिए है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं अभी तक उनसे संबंधित और उनके आसपास का सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको ये पुस्तक मेरे हिसाब से ज़रूर खरीदनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।